नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। रात की बारिश की वजह से सुबह आज कुछ अलग ही लग रही थी। बारिश की बूंदें अभी तक पेड़ों के पत्तों पर थीं और एक सुकून था। इस सुबह में आसमान बहुत रंगीन लग रहा था। चिड़ियों की आवाज़ में अलग ही मिठास थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी प्यारी सुबह की बात कर रहे हैं, पर ये तो हमने आपको बताया ही नहीं कि हम बात किस जगह की कर रहे हैं। अरे दिल्ली की। हाँ, यहाँ रोज़ ऐसा मौसम नहीं होता है, पर जब होता है तो कमाल का लगता है। जैसे चाय की धुली बारिश की बूंदों का इश्क कितना अच्छा लगता है ना सुनने में। चलो, ये बात हुई मौसम की, ये इश्क की। अब जरा अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस मौसम में कुछ लोग इश्क कर रहे थे, कुछ अपना बस आसमान को निहार रहे थे, पर कोई था जो आराम से सो रही थी। जी हाँ, इतने अच्छे मौसम में वो आराम से सो रही थी, अपने गुलाबी होठों पर मुस्कान लिए। बाहर खिड़की से आती हवा उसके बालों से कुछ कह रही थी और वो आराम से सो रही थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी पलकें जैसे उसकी आंखों की रोशनी बढ़ा रही थीं, और होठों की मुस्कान का तो कुछ कहना ही नहीं। कोई एक बार देखे तो खो जाए उसके इस रूप में। बाहर से कुछ आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ थी कोयल की, जो आज बहुत मीठा बोल रही थी। उसकी आवाज़ सुन उसके होठों पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। वो किसी सपने में घूम रही थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ के साथ एकदम से खुला और वो सीधा बेड से नीचे धड़ाम आऊज के काना की मार डाला। कौन है बे? किसने इतनी आवाज़ करी कि हम बेड से सीधा नीचे फाले? अब हमारे ही नींद के दुश्मन कमर टूट गई। उसने गुस्से में अपनी कमर पकड़ते हुए उठते हुए कहा, अभी तक सो रही है यहाँ? हम तैयार होकर भी आ गए और तू हाय राम कमर फाला। यह दुश्मन पता नहीं क्या क्या कर रही है। इसकी दोस्त आते ही एक साथ उस पर बर्फ पड़ी। अरे यार, लोग आते हैं तो बैठते हैं, खाते हैं, बातें करते हैं, और तू आते ही एक साथ बस धड़क रही है। हम रात देर से सोए थे, इसीलिए देर से उठे हैं, उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा। अच्छा, तो हम जान सकते हैं कि अनन्या जी अपने आप ने क्या किया? रात को आप इतनी लेट क्यों सोई और अब उठ रही हैं? अनन्या की दोस्त पायल ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा। सवालों की जवाब नहीं होते यार पायलिया। अनन्या ने अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए बिना पायल की तरफ देखे हुए कहा। तेरी बातें और तू कभी कभी हमारे बिल्कुल भी समझ नहीं आते। पायल ने बेड पर बैठकर साइड टेबल से एक किताब उठाते हुए कहा। हम 5 मिनट में नहाकर आते हैं, तुम बैठो ठीक है? अनन्या ने बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा। 5 मिनट बोलकर वो पूरे 15 मिनट बाद बाथरूम से बाहर आई और फिर तैयार होकर अपने हॉस्टल के सामने वाले राधा कृष्ण के मंदिर गई। अरे हाँ, हॉस्टल से याद आया, हमारी अनन्या जी जो है ना, वो यहाँ दिल्ली हॉस्टल में रहती हैं। ये रहने वाली मथुरा की हैं, जो कृष्ण जी की जन्मभूमि में यहाँ पर बस ये पढ़ाई के लिए आई हैं। मेडिकल सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं। इनकी फैमिली में ये है उनके पापा सुरेंद्र जी और उनके भाई सुमन जी हैं। पायल ये हैं इनकी सबसे खास, मतलब बहुत ज़्यादा खास दोस्त। दोनों बचपन के साथ नहीं, बस अभी 2 से 3 साल के ही साथ हैं, पर इनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि पहली मुलाकात में इन्हें बहनें समझ लेते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती हैं। पायल यहीं दिल्ली की रहने वाली है और अनन्या ये भी अनन्या के साथ MBA सेकेंड ईयर में। तो
आप इनके बारे में भी जान चुके हैं, आगे भी बहुत कुछ जानना बाकी है, तो कहानी पढ़ते रहिएगा। अब आपकी और हमारी मुलाकात होगी। अभी आप जरा हमारी कहानी पे गुफ्तगू कर लीजिए। अनन्या मंदिर के वापस अपने हॉस्टल रूम में गई। रूम में आकर उसने अपने बालों को सलीके से बांध लिया, कानों में छोटी छोटी बालियां डाली, आंखों में काजल लगाया और बस हो गई तैयार। जब वो वापस पायल की तरफ मुड़ी तो देखा किसी डायरी के किसी पेज को बहुत ध्यान से पढ़ रही थी। जब अनन्या ने ये देखा तो वो उसके पास गई और डायरी लगभग छीनते हुए बोली, तुम हमारी डायरी के साथ क्या कर रही हो? शादी कर रही थी तेरी डायरी के साथ? अरे यार, क्या बकवास सवाल कर रही है। डायरी है तो पढ़ रही थी, शादी तो नहीं कर सकती ना? पायल ने झुंझलाते हुए कहा। हाँ तो क्यों पढ़ रही थी? अनन्या ने अपनी डायरी देखते हुए कहा। पता है ना, तो मत पूछ, और देर हो रही है, चल। अनन्या ने अपना बैग और रूम की चाबी उठाते हुए कहा, जल्दी चल वरना लोग बहुत मारेंगे, हम वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। पायल ने कहा और दोनों कमरे के बाहर आ गईं। पायल ने कमरा लॉक करती अनन्या को देखते हुए कहा, वैसे ऐसा क्या है उस डायरी में जो तू किसी को उसे छूने तक नहीं देती? वक्त आने पर बता दूंगी, अनन्या ने कमरा लॉक करते हुए कहा। और वो वक्त कब आएगा? पायल ने अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी आएगा और जब आए तो देख लेना। ओके, अभी चल, सब बैठ कर रहे होंगे। अनन्या ने मुस्कुराकर पायल को चलने के लिए कहा। दोनों बाहर अपनी स्कूटी के पास आईं और स्कूटी स्टार्ट की और चौड़ा दी। दिल्ली की सड़कों पर दोनों लगभग 20 मिनट में कैफे लौटा पहुंची। अनन्या ने स्कूटी पार्क की और दोनों कैफे के अंदर गईं। पायल ने जैसे ही अपने फ्रेंड को देखा वह दूर से ही हाथ हिलाकर बोली, हाय गाइस, सॉरी हम लोग थोड़ा लेट हो गए। अनन्या और पायल दोनों उस टेबल के पास पहुँचे जहाँ उनके फ्रेंड्स एक साथ बैठे थे। अनन्या ने उन लोगों को देखकर पूछा, क्या हुआ, ऐसे इतने सीरियस मूड में क्यों बैठे हो? सब जैसे दुनिया का आखिरी दिन हो, कुछ ऐसा होने वाला था। वहाँ बैठी अनन्या की एक दोस्त रिद्धिमा ने कहा। क्या मतलब? अनन्या और पायल ने एक साथ कहा। किसी के कुछ बोलने से पहले ही अनन्या ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, अभय जी। सबने अनन्या की बात सुनकर एक साथ कहा, क्या? अनन्या ने सामने से आते हुए एक पुलिस अफसर की तरफ हाथ दिखाकर सबको उस तरफ देखने का इशारा किया। सबने एक साथ उस तरफ देखा और सब घबराकर उसे देखकर खड़े हो गए। अभय वहाँ सबके पास पहुँचा और सबसे बोला, अरे आप लोग क्यों खड़े हो, बैठिए ना। उसकी बात सुनकर सब लोग घबराते हुए बैठ गए। अभय ने अनन्या की तरफ देखकर कहा, तुम नहीं बैठोगी अनन्या? और पायल भी बैठ गए। अनन्या को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, यहाँ आखिर हो क्या रहा है? हम लोग यहाँ आए तो सब लोग परेशान, हैरान, इतने सीरियस थे। अब अभय जी, आप यहाँ अचानक ऐसे, सब ठीक तो है ना? अनन्या की बात सुनकर भी कोई कुछ नहीं बोला तो पायल ने कहा, अरे कुछ बोलेंगे तुम लोग, ऐसे मौन व्रत धारण कर मत बैठे रहो। अरे बोलो, सबके मुंह में दही जम गया है क्या यार? ऐसे चुप रहकर टेंशन ना बढ़ाओ, बोलो कुछ। इतना सुनने पर भी कुछ नहीं बोले तो अभय ने कहा, मर्डर हुआ है। क्या होगा आगे कहानी में? आखिर किसका मर्डर हुआ है और अभय यहाँ कहने क्या आया होगा? आखिर मर्डर का ये केस का क्या मोड़ लाएगा अनन्या की जिंदगी में?
तो कहानी अनन्या और पायल के इतना पूछने पर भी किसी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। तो अभय ने कहा, मर्डर हुआ है। अभय या कोई इससे आगे कुछ बोलता, इससे पहले ही पायल ने सवालों की झड़ी लगा दी। कब, कैसे, किसका और कहाँ, हमें क्यों कुछ नहीं पता। और कल तक तो सब ठीक ही था, अचानक क्या हो गया और अब क्या होगा। और ये तो बताओ, मर्डर हुआ किसका है और किसने किया है। पायल नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। अनन्या ने पायल को चुप कराते हुए कहा, पायल 1 मिनट चुप हो जा। अभय जी की पूरी बात तो सुन ले, वो क्या कहना चाहते हैं, और फिर तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब खुद मिल जाएगा। अनन्या की बात सुनकर पायल चुप हो गई और अभय ने बोलना चालू किया। कल रात ठीक 9 बजे राहुल के पास फोन आया था। किसने उसको धमकी दी थी कि अगर उसने उस फोन करने वाले को रात 11 बजे से 10 लाख रुपए नहीं दिए तो वो उनको जान से मार देगा। ये बात आधी दिल्ली जानती थी कि राहुल के पापा कितने अमीर हैं, कितना पैसा है उनके पास, और शायद किसी ने इसी बात का फायदा उठाकर उनसे पैसे की मांग की थी। राहुल ने डर की वजह से उसे पैसे देने के लिए तैयार हो गया था। वो उसकी बताई जगह पर 10 लाख रुपए लेकर पहुंचा और उसको पैसे दे दिए, और उसने कहा कि वो पुलिस को भी कुछ नहीं बताएगा, बस वो उसे छोड़ दें। पर उसके ठीक 1 घंटे बाद ही राहुल का मर्डर हो गया। उसका मर्डर जिस चाकू से किया गया वो चाकू भी हमें मिल गया है, और उसको मारने के बाद उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया, पर बिल्डिंग वालों को कुछ नहीं पता चला। जब हमें ये सवाल सबसे पहुंचा कि इतना सब हो गया, उन्हें कैसे पता नहीं चला, तो उन्होंने बताया कि राहुल वहाँ किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था और उसका रूम भी साउंड प्रूफ, इसीलिए अगर उसने आवाज़ भी दी होगी तो किसी को कोई आवाज़ नहीं आई। सुबह 4 बजे हमें किसी ने फ़ोन करके बताया कि राहुल का मर्डर हुआ है। हम उसी वक्त वहाँ पहुँचे, पर एक चाकू के अलावा वहाँ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, और फिंगरप्रिंट भी हमने चेक किए, पर वहाँ किसी के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए। सबने अभय की बात बहुत ध्यान से सुनी। उनकी बात खत्म होने पर सब एक दूसरे से इस बारे में बातें करने लगे, पर अनन्या किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी और अभय बस अनन्या के चेहरे पर आते जाते भावों को देख रहा था। जब अनन्या बहुत देर तक कुछ नहीं बोली तो अभय ने खुद ही कहा, अनन्या, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या हम थोड़ी देर के लिए। अनन्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और अभय के साथ उठकर बाहर आ गई। अभय के बिना कुछ कहे ही अनन्या ने कहा, अभय जी, हम इस केस में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं जी। इतने सालों में हम आपको इतना ही जान चुके हैं कि आप ऐसे ही हमें अकेले बात करने के लिए नहीं लाएंगे जब तक कोई बहुत ज़रूरी बात ना हो। अनन्या ने शांत भाव से कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा और किसी पर इस केस में विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो तुम झूठ बोलोगी और ना ही डर की वजह से चुप रहोगी। जो बात है सच बताओगी, ज़्यादा कुछ नहीं। बस तुम्हें अपने कॉलेज या कोई ऐसा जो इस केस से जुड़ा हो उस पर शक हो तो मुझे बताना है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या हम थोड़ी देर के लिए। अनन्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और अभय के साथ उठकर बाहर आ गई। अभय के बिना कुछ कहे अनन्या ने कहा, अभय जी, हम इस केस में आपकी मदद के लिए तैयार हैं। तुम्हें कैसे पता है, यही पूछने वाला था। अभय ने हैरानी से अनन्या को देखते हुए कहा, अभय जी, इतने सालों में हम आपको इतना जान चुके हैं कि आप अकेले बात करने के लिए बाहर नहीं लाएंगे जब तक कोई ज़रूरी बात नहीं होगी।
अनन्या ने ये शांत भाव से कहा कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर इस केस में विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो तुम झूठ बोलोगी और ना किसी डर की वजह से चुप रहोगी। जो बात है सच बताओगी, ज़्यादा कुछ नहीं। बस तुम्हें अपने कॉलेज या कोई ऐसा हो जो इस केस से जुड़ा हुआ हो, उस पर शक हो तो मुझे बताना। नज़र रखनी है कॉलेज के लोगों पर, क्या पता किसी ने कॉलेज में ही मर्डर किया हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। अभय ने कहा। अभय जी, एक बात पूछ सकती हूँ? अनन्या ने कहा। तो अभय ने सवालिया अंदाज में कहा, आपको ये पता है कि सुबह मर्डर के बारे में बताने के लिए आपको कॉल किसने की थी? अनन्या ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं पता। सच कहूँ तो मुझे खुद अजीब लगा कि सुबह के 4 बजे आखिर कौन कॉल कर सकता है, जबकि राहुल की लाश जिस इलाके में मिली है वो बिल्डिंग के पीछे का इलाका है। बिल्डिंग के पीछे उसकी लाश को फेंका गया था और उस इलाके में ना कोई आता है और ना ही वहाँ कोई जाता है। बिल्डिंग के लोगों से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि हम उस इलाके की तरफ जंगल है, इसीलिए उस इलाके में कोई नहीं जाता। तो फिर जिसने कॉल की थी वो कैसे और क्यों गया होगा? खैर, गया तो गया, पर जब हम वहाँ पहुँचे तो वो शख्स वहाँ नहीं था। जिसने हमें कॉल की थी वो जा चुका था। यह था, कौन भी यही सोच रहा था। अभय ने केस के किसी भाग को अनन्या के सामने रखते हुए कहा। अनन्या और अभय दोनों सोच में पड़ गए। हो ना हो, हमें लगता है मर्डर और कॉल करने वाले का कोई कनेक्शन है, अनन्या ने सोचते हुए कहा। सबूत के कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभय ने परेशानी जताते हुए कहा। तो सबूत ढूंढना पड़ेगा ना। आप चिंता मत कीजिए, मर्डर करने वाले का पता चल जाएगा। गुनहगार गुनाह करके इतनी आसानी से नहीं बच सकता, अनन्या ने अभय की टेंशन कम करते हुए कहा। इससे आगे दोनों में कुछ बात होती, वहाँ पायल आ गई और बोली, सब लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया है राहुल की मर्डर की बात सुनकर। अब हम भी घर चलते हैं। क्या फायदा, एक रुक कर सारा मूड खराब कर दिया है, पायल ने मुँह बनाते हुए कहा। अनन्या और पायल अभय को बाय बोलकर अपनी स्कूटी के पास आए, पर वहां आकर उन्हें पता चला कि वो अपनी स्कूटी की चाबी तो अंदर कैफे में ही भूल गए हैं। अनन्या ने पायल से कहा, तू अंदर से चाबी लेकर आ, तब तक हम सामने बुक शॉप से आते हैं, हमें कुछ बुक्स लेनी है। ओके। पायल कैफे की तरफ चल दी और अनन्या कुछ बुक शॉप की। उसने वहाँ से कुछ बुक्स खरीदी और अपनी स्कूटी की तरफ चल दी। वो चल ही रही थी कि सामने से आते एक लड़के से टकरा गई और उसकी सारी बुक्स नीचे गिर गईं, गंदी हो गईं। रात की बारिश की वजह से वहाँ पानी इकट्ठा हो गया था, जिसमें गिरकर बुक सारी तरह खराब हो चुकी थी। पर अनन्या ठीक थी, बस बुक्स की ही गिरी थी। अनन्या ने एक नज़र अपनी बुक्स को देखा और फिर उस इंसान की तरफ मुड़ी जो उसको, उसकी बुक्स को और अपनी गलत नज़रअंदाज करके सीधे जा रहा था। रुकिए, अनन्या ने उसे आवाज़ दी, पर उसने नहीं सुनी। वो बस सीधे चला जा रहा था। अनन्या ने फिर उसे आवाज़ दी। इस बार भी उसने नहीं सुनी। अनन्या ने 2 से 3 बार आवाज़ दी और आवाज़ देने पर भी जब उसने नहीं सुनी तो अनन्या ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपको तमीज़ नाम की चीज़ है या नहीं? एक तो देख कर नहीं चल सकते, ऊपर से हमारा नुकसान कर दिया है और सॉरी भी नहीं बोल रहे हो। उसने एक
इस बार भी उसकी बात नहीं सुनी। वो एक कार के पास आकर रुका और किसी से कुछ बात करने लगा। हीरो जैसी बॉडी, आंखों पर काला चश्मा, सांवला रंग, देखने में ऐसा ही कि कोई लड़की देखे तो बस वहीं बेहोश हो जाए। काला कोट पहने हुए, कान के थोड़ा नीचे एक टैटू, एक कान में काले रंग की बाली डली हुई थी। यही कोई 24 से 25 साल का। अनन्या उसके पास आ रुकी और बोली, हम इतनी देर से आपको बुला रहे हैं, आप सुनते क्यों नहीं हैं? उसने बिना चश्मा उतारे अनन्या को ऊपर से नीचे तक देखा और साथ वाले लड़के से कहा, इस लड़की को जो चाहिए दे दो। इतना कहकर वो गाड़ी की तरफ दरवाजा खोलने के लिए मुड़ा। अनन्या ने जब ये सब सुना तो वो उस व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट वाले लड़के को इग्नोर कर उसके पास गई और गाड़ी का दरवाजा अपने हाथ से बंद कर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अनन्या की इस हरकत पर उसने कहा, ये क्या बदतमीजी है, रास्ता छोड़ो मेरा, लगता है आपको कानपुर में हड़ताल है। अनन्या ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए उससे कहा, व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है ये? उसने अनन्या की कही बात पर अजीब सा मुंह बनाकर कहा, बकवास हम कर रहे हैं? देखिए मिस्टर, एक तो आपने हमें धक्का मारा और हमारी सारी बुक्स गिरा दी, गंदी कर दी, और जो हमने बिल्कुल भी अभी खरीदी थी, और ऊपर से सॉरी भी नहीं बोल रहे हो। अनन्या गुस्से में उस इंसान पर बरस पड़ी। ए लड़की तुम! उसकी बात पूरी किए बिना ही अनन्या ने कहा, अनन्या कश्यप नाम है मेरा, ना कि ये लड़की। व्हाटएवर, कुछ भी तुम मुझे जानती हो मैं कौन हूँ, मैं जो ऐसे बात कर रही हूँ। उसने एटीट्यूड में कहा, व्हाटएवर, कोई भी आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जानना है। अनन्या ने उसी के अंदाज में उससे कहा, रास्ता छोड़ो। उसने गुस्से में एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, पहले आप अपनी गलती की माफ़ी मांगे, हम आपका रास्ता छोड़ देंगे। अनन्या ने बहुत शांति के भाव से, गलती? और मैंने कोई गलती नहीं की समझी मिस, तुम कश्यप और श्रवण ओबराय किसी से माफ़ी नहीं मांगता, बस श्रवण ओबराय के आगे अपना फर्ज पाते हैं, समझी तुम? उसने गुस्से में मगर मुस्कुराते हुए कहा, हे कान्हा जी, इतना घमंड लेकर कहाँ जाते हो लोग? अनन्या ने आसमान की तरफ देख कर कहा, क्या पागल हो, ये ऊपर देखकर क्या बकवास कर रही हो? और मेरा रास्ता छोड़ने का क्या लोगी तुम? श्रवण ने गुस्से से कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मेरा नुकसान जो किया है उसके लिए सॉरी बोल दीजिए बस। अनन्या ने इस बार भी शांति से कहा, सिवाय इस लड़की का जितना नुकसान हुआ है उससे 50% ज़्यादा इसे दे दो और दफा करो इसे यहाँ से। उसने अपने पास वाले लड़के से कहा और अनन्या को साइड में धक्का देकर कार का दरवाज़ा खोला ही था कि उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और बात करने लगा। अनन्या का गुस्सा उसकी बात सुनकर हद से ज़्यादा बढ़ गया था। उसने सिवाय के हाथ से पैसे छीने वो गिन रहा था अनन्या ने देने के लिए। अनन्या वो पैसे लेकर श्रवण की तरफ मुड़ी और गुस्से से चिल्लाकर बोली, जो इंसान अपनी गलती नहीं मान सकता, सॉरी नहीं बोल सकता, इतना घमंडी हो ही कि उसे पैसों के औकात के अलावा कुछ दिखे ना। हमें ऐसे इंसान के 2 कौड़ी के पैसों की ज़रूरत भी नहीं है। एक सॉरी बोलने के लिए कहा था बस, पर आप वो भी नहीं बोल सकते। फिर क्या ही आप कुछ और अच्छा करोगे? और ये पैसे जो पता है आप कहाँ से कैसे लेकर आए हो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री की चीज़ों की हमें कोई आदत नहीं है। फिर वो पैसे हों या किसी फालतू इंसान की बात,
हम दोनों को ही फ्री या उधार नहीं लेते, और वैसे भी आपसे बात करके क्या फ़ायदा, आपको तो बात करने का भी तमीज़ नहीं है। इतना बोलकर अनन्या ने वो सारे पैसे श्रवण के मुँह पर दे मारे। श्रवण आँखों से गुस्से लिए हैरान था, बस अनन्या को देख रहा था जैसे आँखों से ही उसका मर्डर कर देगा। अनन्या भी बिना डरे उसके सामने खड़ी रही और श्रवण ने फ़ोन कट कर दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।